सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर किस चीज से बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसी प्रॉपर्टीज रखता है, इसको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, मैटर कैसे कैसा ट्रांसफॉर्मेशन करता है, मतलब अपने आप को चेंज करता है कैसे कंडीशंस में, ठीक है। और वो चेंज को जो गवर्न करे, जो लॉज, वो भी पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री के अंदर। दूसरा देखते हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आया कहाँ? सबसे पहला केमिस्ट्री का जो टर्म आया है वो अल्कमी से आया है। अल्कमी एक अरबिक वर्ड है। उस समय के लोग जो थे ऐसा सोचते थे कि कोई अलग कोई भी मेटल हो, उसको जब एक ऐसा स्टोन हम लोग खोज देंगे, पारस का स्टोन जिसको बोलते हैं फिलोसफर्स स्टोन, उससे अगर रिएक्ट करवाएंगे या टच करेंगे तो ये सोना हो जाएगा सारी चीजों की। और दूसरा चीज वो लोग खोजने निकले थे, एलिक्सीर ऑफ लाइफ। एलिक्सीर ऑफ लाइफ मतलब अमरत्व का ऐसा कोई ड्रिंक खोजने निकले थे कि जिसको पी लेने से इंसान अमर हो जाए। तो बाद में उनको पता चला ऐसे कोई चीज है नहीं, लेकिन इससे धीरे धीरे लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ी और उस क्यूरियोसिटी की वजह से केमिस्ट्री की डिस्कवरी हो गई। मॉडर्न केमिस्ट्री डेवलप्ड इन यूरोप एज रिजल्ट ऑफ दोज टू क्वेस्ट ऑफ द अरब्स। अरब में ये दो जो क्यूरियोसिटी आई थी, इसके बल पे जो मॉडर्न केमिस्ट्री है यूरोप में डेवलप की गई। इंडियन केमिस्ट्री भी बहुत पुरानी है। इसमें क्या हुआ था कि पहले से ही हम लोग केमिकल प्रोसेसेस जानते थे और बहुत सारी टेक्निक्स हमको पहले से ही पता थी। हमारे यहाँ केमिस्ट्री के अलग अलग किताबें हैं जिसमें अलग अलग चीजें बताई गई हैं। एक रसायन शास्त्र है, रसतंत्र है, रस क्रिया है, रस विद्या है, ये सब हमको पहले पता थी। लोह कर्म शास्त्र, हमारे यहाँ ये शास्त्र ज्यादा लोह कर्म। मेटलर्जी मतलब मेटल्स को, पहले भी हम लोग धातु बनाते थे, मंदिरों की घंटियां बनती थी, तो हम लोग मेटल्स को आपस में मिलाना, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना पहले ही पता था, तो लोह कर्म में इसको लिखा था। अथर्ववेद में जो था डाई बनाने का, पहले भी लोग रंगीन कपड़े पहना करते थे। चरक संहिता में मेडिसिन के बारे में थे, पहले भी ट्रीटमेंट होते थे लोगों को बीमारियों का, तो ड्रग मतलब बनाना हम लोग जानते थे। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, वराह मिहिर बृहद संहिता, वराह मिहिर बृहद संहिता में ये सब था, कॉस्मेटिक सुंदरता के जो प्रोडक्ट बनाए जाते थे, ठीक है। अब केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है? जो ब्रेन का फंक्शनिंग हमारे बॉडी बायोलॉजी में देखते हैं, ब्रेन जो भी फंक्शन करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है, न्यूरोट्रांसमीटर करता है, ये सब क्या है? केमिस्ट्री के केमिकल्स हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में लाइफ सेविंग मेडिसिन बनती है, जैसे सिस्प्लेटिन है, कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है। और एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, डाइज बनाते हैं। अब आते हैं मैटर पे। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज जिसके पास अपना एक मास हो और वो जगह घेरती हो, उसको बोलते हैं मैटर। मैटर रहता किस में? फिजिकल स्टेट्स, मतलब फिजिकली मैटर तीन प्रकार से दिखता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। एक एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं प्लाज्मा स्टेट। जैसे आग, आग क्या है? आग प्लाज्मा स्टेट है। फायर, फायर है प्लाज्मा स्टेट। तो सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। गैस का दोनों फिक्स नहीं होता है। देखते हैं, शेप वॉल्यूम हो चुका है। और सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं बहुत ज्यादा होता है, जिस फोर्स से इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट होता है। और गैस में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मॉलिकुलर स्पेस क्या होगा? बहुत कम होगा। थोड़ा सा ज्यादा स्पेस होता है, इसलिए आदमी इसमें लिक्विड में स्विम कर पाता है और सॉलिड में स्विम नहीं कर पाता है, ठीक है। गैस में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है बहुत ज्यादा होता है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस करने की टेंडेंसी है, तो इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और गैस में कंप्रेशन करने का चांस बहुत ज्यादा हो, जैसे एलपीजी बनता है और परफ्यूम्स बनते हैं, वो छोटे से बड़े गैस को छोटे कंटेनर में रख दिया जाता है, इसको बोलते हैं कंप्रेस कर देना। एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, हीट करने पे एक्सपेंड। सॉलिड बहुत कम एक्सपेंड करता है, सॉलिड को हीट करने पे बहुत कम एक्सपेंड होता है। लिक्विड भी बहुत कम एक्सपेंड होता है, लेकिन अगर गैस को हीट करते हैं तो इसका एक्सपेंशन, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है, तो दूर दूर तक एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। रिजिडिटी, बहुत ज्यादा रिजिड होता है सॉलिड। लिक्विड और गैस रिजिड नहीं होते हैं। रिजिड मतलब ठोस, ठोस होना, तो ठोस कौन होगा? सॉलिड होगा। फ्लूइडिटी, फ्लो करने की टेंडेंसी, सॉलिड फ्लो नहीं करता है, लिक्विड फ्लो कर सकता है और गैस फ्लो कर सकता है। तो ये रही तीनों की प्रॉपर्टीज। आगे चलते हैं, मैटर का क्लासिफिकेशन किस में किया गया? तो पीछे देखे थे कि मैटर रहता कैसे है, और देखते हैं अब की क्लासीफाई कैसे किया गया है। मैटर को क्लासीफाई किया गया दो भागों में। एक तो प्योर फॉर्म में रहेगा, हमारे आसपास जो भी मैटर है वो या तो प्योर रहेगा या तो मिक्स रहेगा।
ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस ये एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मतलब जो भी ऑल एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये सारे क्या अपने लिए प्योर है। कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिल के बने हो और फिक्स रेशियो में हो, है ना, इनको कंपाउंड्स बोलते हैं। मिक्सचर, मिक्सचर जो अब या तो दो एलिमेंट का मिक्सचर हो सकता है, दो कंपाउंड का मिक्सचर बन सकता है, या एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्सचर मिला के बना सकते हैं। तो मिक्सचर मिला कैसे एक दूसरे से? होमोजीनस और हेट्रोजीनस कंपोजिशन के आधार पे। अगर यूनिफॉर्मली मिक्सड है तो होमोजीनस, और नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स है तो हेट्रोजीनस। ठीक है। प्योर सब्सटेंस यहाँ देखते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एक प्रकार के पार्टिकल से जो मिलकर बना हो उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ये एलिमेंट्स हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। एलिमेंट्स क्या है? कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एटम्स इन अ डेफिनिट रेशियो। कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे H2O है, H2O, तो H2O में से H और O को अलग करना पड़ेगा, तो हम नॉर्मली इसको फिल्टर करके या बॉयल करके या कुछ भी हीट करके इसको H2 और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। अलग करने के लिए हमको केमिकल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा। ऐसे ही एलिमेंट्स को अलग ही नहीं किया जा सकता। एलिमेंट्स को क्या अलग कर देंगे एटम्स में से? ठीक है, इनमें केमिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। मिक्सचर, मिक्सचर जो होता है दो प्योर सब्सटेंस का किसी भी रेशियो में मिलाया गया हो, प्योर सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में मिला देंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। अब अगर मिक्सचर बना है तो उसको सेपरेट भी कर पाएंगे, फिल्ट्रेशन से, डिस्टिलेशन से, इवापोरेशन से। एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन है। हवा क्या? हवा एक मिक्सचर है। टी, टी चाय। दाल, दाल एक मिक्सचर है। ठीक है। अब इसमें से एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। कैटेगराइज द फॉलोइंग एज होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। फॉलोइंग शुगर वाटर सोल्यूशन कैसा मिक्सचर है? होमोजीनस है, क्योंकि चीनी में पानी मिलाएंगे, पानी में चीनी मिलाएंगे तो चीनी चारों ओर इवनली मिक्स हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि ऊपर का जो पानी है वो बहुत ज्यादा मीठा है, नीचे वाला कम मीठा है, बीच वाला है ही नहीं, इवनली होगा। तो ये होमोजीनस मिक्सचर है। एयर क्या है? एक होमोजीनस मिक्सचर है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं सांस ले रहा हूँ तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, 2 मीटर दूर जाके रह रहा हूँ तो प्योर ऑक्सीजन आ रहा है, ऐसा नहीं है, इवनली मिक्सड होता है। मिक्सचर ऑफ पल्सेस, ये क्या है? मिक्सचर ऑफ पल्सेस में कहीं हो सकता है कंकड़ हो, कहीं पत्थर हो, है ना, कहीं पल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा हो कहीं, तो ये कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है। आगे चलते हैं। कैटेगराइज द फॉलोइंग एज प्योर सब्सटेंस इन मिक्सचर। NH4Cl क्या है? एक कंपाउंड है। कंपाउंड कैसा होता है? प्योर सब्सटेंस। प्योर घी क्या है? प्योर घी, घी में क्या होता है? फैट होता है, मॉइस्चर होता है, विटामिन होता है, अलग अलग कंपाउंड्स इसमें मिले होते हैं, तो ये क्या है? एक मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। प्योर हनी, हनी क्या है? एक मिक्सचर है। हनी में कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होता है, वाटर होता है। वाटर क्या है? वाटर क्या है? प्योर सब्सटेंस है, H2O, H2O। ठीक। प्योर मिल्क क्या है? प्योर मिल्क भी एक मिक्सचर होता है, इसमें फैट भी होता है, कैल्शियम भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत सारे वाइटामिन होते हैं। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टीज जो उसका कंपोजिशन को चेंज किए बिना ही हम लोग कैलकुलेट कर लें, कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, उनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कलर, कलर में अगर हम लोग कलर देखना रहे कोई सब्सटेंस किस कलर का, तो सब्सटेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट, जैसे मेल्टिंग पॉइंट में सब्सटेंस चेंज नहीं हो, पानी को गर्म करके वाफ बना देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट चेक हो जाएगा, और बर्फ को पिघला देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो गया, लेकिन रहेगा H2O ही ना, कंपोजिशन तो नहीं चेंज हुआ ना, या उसको बॉयल कर दिए या मेल्ट कर दिए, ठीक है, या फ्रीज कर दिए, रहेगा वो H2O ही। ठीक है। मेजरमेंट डज नॉट रिक्वायर ऑकरेंस ऑफ केमिकल चेंज, मतलब केमिकल चेंज नहीं होता मेजर करने में। और केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको नापने के लिए कंपाउंड को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ जाएगा। जैसे कोई सब्सटेंस जलने के बाद कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सामान को जलाना पड़ेगा। एसिड बेस नेचर, एसिड है कि बेस है, क्या करना पड़ेगा? मेटल, जैसे मेटल का पता करना है कि एसिड के साथ कैसा रिएक्शन करता है, तो एसिड के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, तो रिएक्ट कर दिया अगर तो खत्म हो जाएगा ना फिर हमारा सब्सटेंस। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी कैसा, उसका अलग अलग चीजों के साथ उसका रिएक्शन कैसा हो रहा है, इसके लिए हमको रिएक्ट करवाना पड़ेगा, तो फिर वो मेटल हमारा ओरिजिनल नहीं रह जाएगा। तो केमिकल चेंज विल ऑकर ड्यूरिंग द मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज,
क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट चाहिए होता है, ठीक है, जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को नापते कैसे हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एन, और उसके बगल में होता है यूनिट। जैसे मैं बोलूंगा 12, 12 क्या है? जैसे बोलूंगा ये पेन 12 है, तो 12 क्या, मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो पेन है वो 12 ग्राम है, तभी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू समझ में आ रहा है। 12 बोलने पे समझ में नहीं आएगा 12 ग्राम है, केजी है, मीटर है, लीटर है, किलो लीटर है, क्या है ये, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू एन होती है और एक यूनिट होती है यू, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को एन यू से दिखाते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ये बनाया गया अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों को नापने के लिए। फिर बाद में हर देश में अलग अलग सिस्टम हो गया था। एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई ने ऐसा निर्धारित किया कि एक ही यूनिट रहेगा जिससे संसार में, मतलब धरती पे कहीं भी आप किसी चीज को नापेंगे तो आपका रेफरेंस सेम रहेगा, तो मेजरमेंट सेम माना जाएगा। नहीं तो पहले हमारे यहाँ लाठी से खेत नाप देते थे, 4 लाठी खेत है, 2 बित्ते का सांप निकला है, 4 हाथ का सांप निकला है। अब हाथ तो किसी का भी हो सकता है, अश्वत्थामा का हाथ हो सकता है, ग्रेट खली का हो सकता है, या एक छोटे 3 महीने के बच्चे का हाथ हो सकता है। तो सांप का अंदाजा तो नहीं पड़ पाएगा कि कितने लेंथ का सांप है। तो पहले जो सिस्टम्स थे, एक इंग्लिश सिस्टम था, एफपीएस इसको बोलते हैं, फुट पाउंड सिस्टम, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड, और मेट्रिक सिस्टम था, ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम, thus मोर कन्वीनियंट, बट द वी आर नाउ यूजिंग द एसआई, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसी सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं, यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम। इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट दी गई जिसको बेस यूनिट बोलते हैं। इसी से सारी जितनी यूनिट्स डिराइव हुई हैं, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दी गई, वो 7 है। पहला लेंथ है, लेंथ के लिए सिंबल एल दिया गया, इसका एसआई यूनिट निर्धारित किया गया मीटर, और इसका सिंबल मीटर का एम दिया गया। मास के लिए क्वांटिटी का सिंबल एम है, इसकी यूनिट का सिंबल केजी है। टाइम को टी से और इसके यूनिट को सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट को आई से दिखाते हैं और इसके यूनिट को ए एम्पियर से दिखाते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को टी से और इसके यूनिट एसआई यूनिट जो केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में हम लोग नापते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश का कितना ज्यादा इंटेंसिटी है वो नापते हैं हम लोग कैंडेला में, सीडी, ठीक है। अब पूछेगा मास क्या है, व्हाट इज मास। मास और वेट आप समझ रहे हो ना, वेट और मास। तो मास क्या है, जैसे मास हर चांद पे जाएंगे तो मास वही रहेगा जो यहाँ पे है, लेकिन वेट बदल जाएगा। इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। तो मास क्या है, मास क्या है कि किसी बॉडी में किसी सब्सटेंस के अंदर कितना पार्टिकल्स प्रेजेंस है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंस, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। बट वेट इज अ फोर्स विच इज मास इनटू ग्रेविटी। तो वेट क्या है, ग्रेविटी डिपेंडेंट टर्म है, लेकिन मास क्या है, मास है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। एसआई यूनिट होता है मास का किलोग्राम, और ये एनालिटिकल बैलेंस से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कोई सामान कितना जगह घेरता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। एसआई यूनिट है इसका मीटर क्यूब, ठीक है। अब जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, और 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। इसको निकालने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची और 1 मीटर गहरी, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई, इतनी गहरी टंकी 1-1 मीटर चारों अगर रहेगा तो उसके पास कैपेसिटी होगी 1000 लीटर पानी रखने की, ठीक है। इससे आप लोग कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, एक सर्टेन वॉल्यूम में कितना मास घेरा है, मतलब एक सर्टेन वॉल्यूम में कितना मास ऑक्युपाइड है। जैसे ये एक छोटा सा डिब्बा है ना, 1/1 का, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का, इसमें 4 पार्टिकल रखे हुए हैं, 1 2 3 4। और एक और बगल में डिब्बा है 1/1 का,
इसमें 10 पार्टिकल रखे हुए हैं सेम मास के, मास पार्टिकल्स का सेम है, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी, क्योंकि वॉल्यूम सेम है लेकिन इसमें मास ज्यादा है, पार्टिकल्स ज्यादा है तो उनका मास भी ज्यादा है, और इसमें 4 ही पार्टिकल है तो इसकी डेंसिटी भी कम है। तो मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या है? मास केजी में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो केजी पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। ओके, आगे चलते हैं। टेम्परेचर का स्केल देखते हैं। टेम्परेचर को 3 स्केल से हम लोग नापते हैं। पहला डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर नापने में नॉर्मली काम आता है हमारे यहाँ। जो नॉर्मल बात करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, ये डिग्री फ़ारेनहाइट कब यूज होता है? फीवर, जो फीवर नापते हैं कि 102 डिग्री बुखार है, तो 102 डिग्री सेल्सियस में तो 102 स्केल ही नहीं होता है, 100 तक होता है। यहाँ पे पानी खोलने लगता है, उतना बुखार हो जाएगा तो आप तो खत्म हो जाएंगे। तो जो 102 डिग्री और 100 डिग्री का बुखार होता है, वो जो फीवर होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल पे होता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है 273.15 से शुरू होके 373.15 तक जाती है। ठीक है, सॉरी, ये जो है ना, ये स्केल जो है ये गलत हो गया, ये केल्विन स्केल है। केल्विन स्केल जो होता है 273.15 से लेकर 373.15 तक जाता है, ये थोड़ा इसमें एरर है। ये फ़ारेनहाइट स्केल है। फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है 32 से शुरू होता है और 212 तक जाता है। 32 से शुरू होता है और 212 तक जाता है। ये फ़ारेनहाइट स्केल है, इसको क्रिस क्रॉस कर लीजिएगा, ये थोड़ा गलत हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, अब टेम्परेचर अगर एक स्केल से दूसरे स्केल में हमको चेंज करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सी प्लस 32। अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है तो यहाँ पे डिग्री सी जो वैल्यू आपको दी हुई है उसको रखेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर मिल जाएगा। सेल्सियस और केल्विन का क्या रिलेशन होता है? अगर केल्विन निकालना है तो जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, तो इसमें 273.15 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं साइंटिफिक नोटेशन पे। क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े जो टर्म्स होते हैं, जैसे मुझे अभी लिखना पड़ जाए 125 के आगे 15 जीरो ऐसा लिखना पड़ जाए, तो इसी में हमको जोड़ना पड़ जाए कि 7,000 इसमें जोड़ना पड़ जाए, तो मैं इतना बड़ा डिजिट लिखूंगा उसके बाद 7,000 जोड़ूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पड़ी। टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन एनी नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसमें क्या होता है, n इंटू 10⁻n के फॉर्म में चीजों को दिखाते हैं, जहां पे n क्या होता है? डिजिट टर्म होता है। डिजिट टर्म उसकी वैल्यू 1.000 से लेके 9.999 तक होती है, और 10⁹ जो है एक्सपोनेंट है। जैसे यही 125 के आगे अगर 15 जीरो को हमको दिखाना पड़े तो मैं n की वैल्यू लिख सकता हूँ 1.25, ये इस रेंज में आ रहा है, इसके रेंज में 1.25 इंटू, अगर 15 जीरो आगे होता तो ये 2 ये हो जाता 10⁻17 हो गया ना, क्योंकि 15 जीरो और ये 0.25 का 2 डिजिट पावर में आ जाएगा। तो इसको ऐसे हम नॉर्मली दिखा सकते हैं। अब इसमें कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2.232508 कैन बी रिटन एज 2.32508 इंटू 10⁻²। 0.0016 कैन बी रिटन एज 1.6 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, 1.6 गया तो यहाँ से 4 डिजिट उठा के यहाँ पुट कर दिया गया है पावर में। बात समझ में आ रही है? ये साइंटिफिक नोटेशन होता है। यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन सॉल्व द फॉलोइंग, लिखा है कि ये इसको इसमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे? दो चीजों को तभी जोड़ सकते हैं जब पावर सेम होगा, है ना। तो ये 6.65 है और ये 8.95 इंटू 10⁻³ है, पावर सेम करके जोड़ सकते हैं। ये 10⁻4 को या तो हम लोग 10⁻³ कर लें या इसको भी हम 10⁻4 कर लें। तो इसको 10⁻4 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.895 इंटू 10⁻4, 0.895, ये 0.895 इंटू 10⁻4 आ गया और 6.65 है। अब 6.65 में 0.895 हम लोग ऐड करते हैं और 10⁻4 को वैसे लिख देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला, अगर ऐसे क्वेश्चन 2.5 इंटू 10⁻², इसमें से माइनस करना है 4.8 इंटू 10⁻³ तो पावर्स को हमको सेम करना पड़ेगा। तो या तो मैं इसको भी 10⁻³ कर लूँ या इसको मैं 10⁻² कर लूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको 10⁻² कर लूंगा, 0.48 कर लूंगा। अब मेरे लिए आसान हो गया, 2.5 में से 0.48 माइनस करना आसान हो गया, 2.02 आंसर, और
10⁻², बस वैसे लिख देना है। ठीक है। अब क्या होता है, मेजरमेंट करते हैं तो कुछ अनसर्टेनिटी भी आती है। मेजरमेंट करेंगे तो कुछ अनसर्टेनिटी भी आएगी। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट और रिजल्ट हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाई सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो अनसर्टेन होती है, और सर्टेनिटी को दिखाते कैसे हैं? अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाई राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। कुछ डिजिट्स लिखे हैं जिसमें लास्ट वाली जो डिजिट्स होती है वो क्या होती है? अनसर्टेन होती है। ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को उस फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मैंने मान लो टाइम लिखना है मुझे 12:10:05। तो मेरे पास ये तो श्योर है, इसको लिख देने से क्या हुआ कि 12:10 तो एकदम सर्टेन है कि हो रहा है। हो सकता है सेकंड वाली सुई 5 सेकंड, मैं तो देखा नहीं, नैनो सेकंड में भी कुछ होगी, तो ये 5 सेकंड जो है ना अनसर्टेन हो सकता है 4.9 सेकंड हो रहा हो, 4.8 हो रहा हो, या 5.2 हो रहा हो, तो लास्ट वाला डिजिट क्या होता है? अनसर्टेन होता है। ठीक है। इसको आगे देखते हैं। डिटरमाइन कैसे करते हैं? जितने नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं। 2 at 5 सेंटीमीटर अगर लिखा है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। 0.25 लिखा है तो इसमें कितने हैं? 2। ठीक है। जीरोस प्रेसिडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब कहना चाह रहा है कि नॉन जीरो से पहले वाले जो प्रेसिडिंग जीरोज हैं ये क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट नहीं होते। अगर 0.0052 लिखा है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर फिर सिर्फ 5 और 2 होगा, तो 2 आया। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो, जैसे यहाँ पे 2.005, तो दो नॉन जीरो के बीच के जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। तो इसमें टोटल डिजिट्स की काउंट कर लेंगे और अब सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिख देंगे। Rules for determining significant figure. Zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of a decimal point. क्या होता है कि अगर किसी डेसिमल के बाद नॉन जीरो आए और नॉन जीरो के बाद अगर हमारे जीरो आ रहे हैं वो सारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, अगर डेसिमल के बाद हो तब। तो इसमें अगर 0.200 लिखा है तो इसमें 200 तीनों सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3। एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे बोलेगा 3 बैग है तो इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 3 बैग में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। बात करते हैं प्रेसिजन और एक्यूरेसी की। प्रेसिजन क्या होता है? क्लोजनेस ऑफ आवर रिजल्ट इन डिफरेंट अटेम्प्ट्स। और एक्यूरेसी क्या होता है? क्लोजनेस ऑफ आवर रिजल्ट विद द एक्चुअल रिजल्ट। जैसे 50 नंबर का एग्जाम हो रहा है, मैं जो हूँ 8th में भी 50 में पाया था 43। ठीक है। 9th में भी 43.5 पाया हूँ, 10th में भी 43 ही पाया हूँ, और जब हम 11th में आए तभी भी 50 में 42.5 पा रहे हैं। तो वेरिएशन कितने का हो रहा है? 0.5 का। मतलब अपने हम अटेम्प्ट्स के क्लोज हैं, हम आगे जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है। लेकिन लेकिन अगर एक लड़का 8th में 50 में 49 पाया है, अगली बार 50 में 50 पाया है, और फिर अगली बार 50 में 48 पाया है। ठीक है। तो ये क्या है? ये लड़का एक्यूरेट है, क्योंकि क्लोजनेस ऑफ आवर रिजल्ट विद एक्चुअल रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट क्या है? 50 के वो क्लोज है। ठीक है। तो वो लड़का एक्यूरेट है, और ये लड़का क्या? प्रिसाइज है। आगे चलते हैं, इसे देखते हैं। ये नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, क्योंकि यहाँ पे 10 पॉइंट्स है, यहाँ पे 9 पॉइंट्स है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है। तो ये एक बार 10 है, एक बार 9 है, ये ना एक बार 9 है, एक बार 8 है, एक बार 7 है। यहाँ देखिए ये क्या है? अपने वैल्यू के क्लोज है, अपने वैल्यू को सिर्फ क्लोज है। ये क्या है? ये प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, 10/10 स्कोर किया है। आगे चलते, कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द फॉलोइंग एडिशन। पूछेगा कि इन ये 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, इसको ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो अगर एडिशन करते हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ता है, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा उस वैल्यू के पास आएगी जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें देखिए इसके पास 4 है, इसके पास भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। 18.0 के पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 3। तो हमेशा हमारे पास रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड ओनली अप टू 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। ठीक है। देखिए यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है,
डेसिमल के बाद देखते हैं, इसके पास 3 डिजिट्स है, इसके पास 2 डिजिट्स है, इसके पास 1 डिजिट्स है। तो जिसके पास लीस्ट डिजिट रहेगा मिनिमम, तो 18.0 के पास सिर्फ डेसिमल के बाद एक लीस्ट डिजिट है, तो ये हमारा क्या होगा, अगर जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, जैसे 31.122 इसको सॉल्व करने के बाद आया, तो हमारा जो रिजल्ट होगा 30.1 लिख के हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है। ए जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। एक जग में 2 लीटर मिल्क है, तो बताइए मीटर क्यूब में कितना होगा। तो मैंने अभी एक रिलेशन बताया कि 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर की कैपेसिटी होती है 1000 लीटर। ठीक है। अब इससे आप 1 लीटर की निकालेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, दीज केमिकल कॉम्बिनेशन आर बेस्ड ऑन सम लॉज। उसी लॉज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये 5 लॉ है जिसपे केमिकल कॉम्बिनेशन आधारित है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और पांचवा है एवोगैड्रोस लॉ। तो पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, तो अगर ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और सी बना रहे हैं, तो अगर ए 2 ग्राम होगा, बी 3 ग्राम होगा, तो ये फिक्स है कि सी 5 ग्राम बनेगा। कहने का मतलब यह है कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस नो नेट चेंज ऑफ मास ड्यूरिंग द प्रोसेस अकर्स। मतलब किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में मास का चेंज नहीं होता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको दिया था एंटोनी लेवाइजर ने। एंटोनी लेवाइजर ने दिया था। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा गया है। ये फादर भी है केमिस्ट्री के। ठीक है। तो इन्होंने बताया था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अगला लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। ये दिया था जोसेफ प्राउस ने। जोसेफ प्राउस ने लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन दिया था। इन्होंने बताया था इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब सोर्स कहीं से भी हो, अगर एक कंपाउंड बन रहा है तो जो उसके एलिमेंट्स का कंपोजिशन होगा वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन बाय मास होगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है। जैसे H2O आप नाली का पानी ले लें या पहाड़ों से पानी ले लें या फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है, या टैप वाटर ले लें, या समुद्र से पानी निकाल के फिल्टर करके लाएं, या अपने टैप वाटर से लाएं। अगर वो H2O है तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा मास का, वो हमेशा कैसा रहेगा, सेम प्रोपोर्शन में रहेगा। बात समझ में आया। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको सर जॉन डल्टन ने दिया था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, mass of one element that combines with the fixed mass of other element are in ratio of small whole number। कहना चाह रहा है कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके दो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन अगर 2 ग्राम लेंगे और ऑक्सीजन 16 ग्राम लेंगे तो बनेगा 18 ग्राम का वाटर। लेकिन अगर हाइड्रोजन 2 ग्राम लिए और ऑक्सीजन 32 ग्राम लिए तो हमारा बनेगा 34 ग्राम का हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। और जब हम देखो इसमें एक ध्यान दीजिए, बोला है मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो फिक्स्ड मास इसमें किसका है, हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, यहाँ भी 2 ग्राम है। तो अदर एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन 16 ग्राम और ये 32 ग्राम। तो 16:32 जब हम करेंगे तो इसका रेशियो आएगा 1:2, जो कि क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो यही बोल रहा है ये। आगे चलते हैं। गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इसमें बताया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैसेस कंबाइन कर रही हैं या बन रही हैं तो वे हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम बनेंगी। जैसे अगर हम 100 ml अगर वाटर बनाना है तो वाटर का रिएक्शन क्या आएगा, H2 प्लस हाफ
O2 becomes H2O। तो ये दिख रहा है ना यहाँ पे कि यहाँ एक है, यहाँ क्या है, आधा है। ठीक है, तो अगर इसको 100 ml लेंगे तो हमको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा 50 ml। तो 100 और 50 का रेशियो कितना आएगा, 2:1 का आएगा। ये रेशियो कितना आएगा, 2:1 का आएगा। और वाटर कितना यहाँ बन रहा है, 1 है यहाँ पे, तो 1 है, ये भी 1 है, तो 100 लेंगे तो ये भी 100 होगा, तो 1:1 का। और इसका रेशियो ये आधा है तो ये 1 है, तो 100 लेंगे तो ये कितना होगा, 200 होगा। 50 लेंगे तो ये 100 होगा, तो हमेशा क्या होगा, 1:2 का। तो सिंपल रेशियो आया 2:1:2 का। ठीक है, आगे चलते हैं। एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या है, एवोगैड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल नंबर ऑफ ऑल गैसेज और इक्वल वॉल्यूम, इसमें इन्होंने बताया है कि अगर वॉल्यूम सेम है तो गैस कोई सी भी हो, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होगा हमेशा सेम रहेगा। जैसे 1 लीटर अगर हम लोग H2O वेपर ले लिए, H2O गैस ले लिए, या 1 लीटर अगर हम लोग CO2 ले लिए, या 1 लीटर हम लोग NO2 ले लिए, 1 लीटर कोई सी भी गैस लेंगे, लेकिन उसमें जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनका नंबर हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ गैस, मतलब वो गैस का मास कुछ भी हो, भारी हो हल्की हो, इससे मतलब नहीं है। अगर वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल्स का जो नंबर उस गैस के अंदर होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलता है, पहला इनका पोस्टुलेट ये था कि मैटर जो होता है इंडिविजुअल एटम से बना होता है, मतलब एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। बाद में ये डिवाइड हो गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। दूसरा पोस्टुलेट ये था कि जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब आइडेंटिकल एलिमेंट का मतलब समझिए कि एक एलिमेंट का जो एटम होगा वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे अगर कार्बन है तो कार्बन के सारे एटम्स एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, कार्बन एटम तो सारे कार्बन के हैं, लेकिन एक कार्बन का एटम C12 12 वाला एटॉमिक मास शो कर रहा है, दूसरा वाला 14 वाला कर रहा है। मतलब एटॉमिक मास डिफरेंट कैसे हो गया भाई, जब एलिमेंट सेम है तो इस पोस्टुलेट का ये एक्सेप्शन केस है, आइसोटोप्स। तीसरा पोस्टुलेट है, compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स जो एटम्स होते हैं अगर फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनते हैं। जैसे 2H और हाफ O2 मिलके हमेशा H2O बनाते हैं। बात समझ में आया, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि हमेशा एटम्स फिक्स रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी इन्होंने बताई थी कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स केवल एक दूसरे के साथ जाके मिल के रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी कभी खोती नहीं है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके भले ही वाटर बना लिए, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जुड़ने के बाद अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं किया है। जैसे ही वो अलग होगा हाइड्रोजन अपनी जैसी प्रॉपर्टी शो करने लगेगा और ऑक्सीजन अपनी वाली प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर पाता है, लेकिन ये कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम नहीं बता पाया, और ये कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम। जब ये नहीं बता पाया कि एटम आखिर में भाई कंबाइन क्यों करता है, ये बता नहीं पाया। अब हम लोग जानते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एन एटम क्या होता है। एटम एक बहुत छोटी चीज है, ठीक है ना, तो इसको मेजर कैसे करते हैं। तो in 19th century scientists could determine the mass of one atom relative to another by experimental means। तो एक एटम का दूसरे एटम से रिलेटिव करके वो लोग मास डिटरमाइन करते थे, लेकिन ये लोग ना ये सक्सेसफुल नहीं था। ठीक है, हाइड्रोजन को सबसे पहले कंसीडर किया था इन्होंने कि हाइड्रोजन का ये मास ले लेते हैं, बाकी को रेफरेंस में, हाइड्रोजन को रेफरेंस लेके बाकियों का नापते थे, तो ये हो नहीं पाया क्योंकि लाइटेस्ट था और इसको एक मास दे दिया गया था और इसके हिसाब से दूसरों का मास दिया गया कि इसके 2 गुना जो होगा उसका 2, उसका 4 गुना जो होगा 4, लेकिन फिर ये हो नहीं पाया। तो फिर एटॉमिक मास का दूसरा कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट आया कार्बन के एटम की वजह से। कार्बन का जो C12 वाला आइसोटोप है उसको हम लोग रेफरेंस मानते हैं, ठीक है, उसके 1/12 को
उसके 1/12 को हमने मान लिया 1 U बोला, ठीक है, 1 U, ये एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं या यूनिफाइड मास बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मासेस इज बेस्ड ऑन अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। कार्बन 12 के 1/12 को 1 U बोले तो 12 का कितना हुआ, 12 एटॉमिक मास यूनिट हुआ। तो masses of all other atoms are given relative to this standard AMU is, अब AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, यही बताया अभी। एक MU जो होता है 1/12 होता है, मास जितना होता है कार्बन 12 एटम का, ठीक है। तो ग्राम में कितना होता है, 1 AMU जो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। 1 AMU जो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। Atomic mass of hydrogen is 1.6736 into 10⁻⁻24 ग्राम। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इन AMU। एक MU में इतना ग्राम होता है, अभी हमने देखा, पूछ रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इतना ग्राम है तो इसका एटॉमिक मास AMU में कितना होगा। तो एक AMU में 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्राम। तो मास ऑफ H एटम कितना आया, 1.6736 into 10⁻⁻24 अपॉन में 1.66056 इंटू 10⁻⁻24, तो ये निकल के आ रहा है 1 के आसपास, 1 AMU और U, ठीक है। और ये आप इस वैल्यू में देख रहे हैं कि 1.0078 आया, तो ये 0078 आ कहाँ से रहा है, इसको देखते हैं। एवरेज एटॉमिक मास की वजह से। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि अगर एक एलिमेंट अपने आइसोटोप्स के साथ रह रहा है नेचर में, जैसे हाइड्रोजन को लेते हैं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। तो ये तीनों आइसोटोप्स रहते हैं, सबसे ज्यादा हमारा जो रहता होगा ये प्रोटियम रहता है नेचर में। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, जनरली नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप, जैसे हाइड्रोजन का हम देख रहे हैं, डिफरेंट एटॉमिक मास उनका अलग अलग होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम होगा क्योंकि एलिमेंट सेम है, ठीक है। तो निकालते कैसे हैं, तो परसेंटेज एबंडेंस ऑफ ए अपॉन में 100 इंटू परसेंटेज एटॉमिक मास ऑफ ए, जैसे इसका एबंडेंस कितना है नेचर में, पाया कितना जा रहा है, इंटू इसका एटॉमिक मास कितना है, प्लस दूसरे वाले का एबंडेंस कितना है और इसका एटॉमिक मास कितना है। जैसे 1H1 का अगर मान के चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखिए एक आइसोटोप दिया हुआ है कार्बन 12 का, कार्बन 13 का और कार्बन 14 का। कार्बन 12 98.892% पाया जा रहा है, 98.892% पाया जा रहा है, इसका अबंडेंस है। C13 जो है 1.108% पाया जा रहा है और C14 जो है 2 इंटू 10⁻⁻10% पाया जा रहा है। इसका मास है 12, इसका मास है 13, इसका मास है 14। तो सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज अबंडेंस को 100 से डिवाइड करते हैं और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 कितना है, 12 है, तो इसको रखते हैं। तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 0.9 और इसका था 12। फिर इसमें जोड़ना है, प्लस करना है दूसरे वाले का C13 का, C13 का अबंडेंस लिखना है, कितना हुआ 0.001, ये 11 को 100 से भाग देंगे तो 0.01 आएगा, ठीक है। इंटू इसका एटॉमिक मास कितना है 13, प्लस प्लस 2 इंटू 10⁻⁻12, ये रिलेटिव अबंडेंस क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम लोग 100 से भाग दिए 10 को तो ये -12 आ गया, ठीक है। इंटू 14 इसका एटॉमिक मास यूनिट गिवन है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे आया बढ़ के 12.001 U। अगर सिर्फ C12 इन्वायरमेंट में होता है तो 12.00 आता है, 001 नहीं आता। अब आते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक कंपाउंड है ABC से मिला हुआ है, बना हुआ है, तो A का एटॉमिक मास, B का एटॉमिक मास और C का एटॉमिक मास, तीनों का अगर टोटल सम कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन जैसे CH4 है, इसको निकालेंगे तो C का कितना था 12.001 अभी देखा हमने, और H का कितना है
H का होता है 1.008 और H के एटम्स कितने हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सम कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे H2O का निकालना है मॉलिक्यूलर मास, तो H के दो पार्टिकल हैं, तो H के दो एटम है मतलब, तो 1.008 इंटू 2 प्लस O का एक है तो 16U, तो टोटल आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास 18U। ठीक है। अब जैसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, तो इसमें क्या करेंगे, C कितना है, C का होता है 12 इंटू 6 कर देंगे, मॉलिक्यूल 6 है तो प्लस प्लस हाइड्रोजन कितना है एक, और कितने मॉलिक्यूल है 12, प्लस प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 6 इंटू ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। इस सबको जोड़ देंगे अगर हम लोग तो हमारे पास 180U आ जाएगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास। समझ गए। ऐसे ही कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला याद होना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है C2H2O4.2H2O, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला मास। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो 3D होते हैं और वो एक सिंगल यूनिट नहीं होते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स वो अरेंज्ड होते हैं। जैसे सोडियम यहाँ है तो क्लोरीन यहाँ रहेगा, फिर सोडियम क्लोरीन यहाँ रहेगा, सोडियम यहाँ रहेगा, ऐसे एक दूसरे पे अरेंज्ड होते हैं उनके आयंस। वो सीधे सीधे कंपाउंड्स नहीं होते हैं, उनके पास पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होते हैं, वो 3D स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं। तो सेम चीज है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास, बस जो आयनिक कंपाउंड्स है उसी केस में मॉलिक्यूलर मास को फॉर्मूला मास बोल दिया जाता है। ठीक है। बस सारा फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास की जगह पे यहाँ पे फॉर्मूला मास यूज करते हैं। जैसे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23U प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5U जोड़ेंगे तो NaCl का आ जाएगा। वाई मोल। एटम्स इन मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, ये तो हमें पता है। देयर नंबर्स इन इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज रियली वेरी हाई। मतलब अगर छोटे से छोटा सब्सटेंस भी अगर लेंगे तो उनका नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज हैं। जैसे एक बूंद, ऐसे एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर टैप से एक बूंद पानी है तो समझ लीजिए कि उसमें 1.67 इंटू 10⁻21 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एक बूंद पानी में। तो इनको हम लोग कैसे डील करेंगे, इनके नंबर्स को, इनके नंबर्स को डील सेंचुरी में, डजन में नहीं कर सकते। छोटे नंबर्स को लिए डजन बना दिया गया कि एक दर्जन को 12 बोल देंगे। ठीक है। सेंचुरी को 100 बोल देंगे। ठीक है, 100 बोल देंगे एक सेंचुरी को। डिकेड को 10 बोल देंगे। लेकिन बहुत बड़े नंबर को क्या बोलेंगे, तो नंबर्स को नापने के लिए हमको मोल दे दिया गया। मोल क्या है, बस एक नंबर है। जैसे डजन 12 है, सेंचुरी 100 है, तो मोल क्या है, मोल 6.022 इंटू 10⁻23 है। ये मोल इज जस्ट अ नंबर। What is mole? The amount of substance that contains as many particles as there are atoms in exactly 12 ग्राम of C12 isotope। क्या हुआ कि जब C12 के 12 ग्राम C12 कार्बन 12 के एटम्स को गिना गया, जितने एटम्स इसमें पाए गए उसी को बोल दिया गया एक मोल। तो एक मोल क्या होता है, 12 ग्राम कार्बन के अंदर पाए जाने वाला नंबर ऑफ कार्बन का एटम या पार्टिकल, उसको बोलते हैं हम लोग एक मोल। मास ऑफ वन कार्बन एटम को हम लोग बोलेंगे, अभी कैलकुलेट किए थे, 1.99264 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये मास ऑफ वन कार्बन एटम होता है। तो मास ऑफ 12 कार्बन एटम कितना आया, तो 12 ग्राम अपॉन में ये एक कार्बन एटम का मास। तो यहीं से आया, पता चला है कि ये 6.022 इंटू 10⁻23 ये एवोगैड्रो नंबर आया है। ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू, इससे हमको मतलब नहीं है, ये है कि 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है। ये किसके, एक मोल के अंदर होता है। ये एवोगैड्रो नंबर किसके अंदर होता है, एक मोल के अंदर होता है। जैसे नाइट्रोजन है N2, तो एक मोल N2 में इतने पार्टिकल्स होंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एक मोल कार्बन, तो एक मोल में इतने ही पार्टिकल्स होंगे। एक मोल NH3 है तो एक मोल NH3 में इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, NH3 के।
तो बस मोल क्या एक नंबर है। अब मोलर मास क्या है? मोलर मास क्या है? द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। अब एक मोल सामान को लिए हैं, कोई सामान हम लोग एक मोल लिए हैं, एक मोल मतलब कितने पार्टिकल्स लिए हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो उस सामान का जो वेट ग्राम में होगा उसको हम लोग मोलर मास कहते हैं। जैसे मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है? 18 ग्राम पर मोल। मतलब मोलर मास का मतलब कहना चाह रहा है कि 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स का जो वेट होता है वो होता है 18 ग्राम। बात समझ में आया? ऐसे ही मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम पर मोल। ऐसे ही निकालना है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। H2O का, CO2 का, CH4 का। तो इसमें क्या करते हैं, लिख लेते हैं। H2 का होगा 2 इंटू, जैसे गिवन है, H का 1 ग्राम पर मोल, कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। ऐसे हम लोग लिखते हैं। दो एटम H2O में हाइड्रोजन के हैं, एक एटम ऑक्सीजन का है, और तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? 18 ग्राम पर मोल। ऐसे हम लोग मोलर मास निकालते हैं। जैसे CO2 का निकालना है, CO2 का मोलर मास निकालेंगे तो 12 होगा, 12 ग्राम पर मोल होगा कार्बन का, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का क्या करेंगे? ऑक्सीजन 2 है, इंटू एक का है 16 ग्राम पर मोल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 44 इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। ऐसे करेंगे। आगे चलते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। अब एटम्स निकालने जान सकता है, तो मैं क्या जान रहा हूँ? मैं ये जान रहा हूँ कि एक मोल में n होता है, n एटम होता है, यही जान रहा हूँ। एक मोल में n एटम या मॉलिक्यूल होता है, n एटम या मॉलिक्यूल होता है। तो पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम। तो ग्राम दिया है, हमको मोल निकालना है, ठीक है। तो ग्राम से मोल का, एक मोल में इतना होता है, और एक मोल जो होता है मोलर मास के बराबर होता है। अभी हमने देखा पीछे, एक मोल किसके बराबर होता था? मोलर मास के बराबर। एक मोल क्या होता है? मोलर मास के बराबर। तो हम लोग देखते हैं कि CO2 का मोलर मास कितना है। CO2 का मोलर मास होता है, CO2 का अभी हमने देखा था 44 ग्राम होता है। तो 44 ग्राम एक मोल के बराबर है, तो 4.4 ग्राम कितने के बराबर है? ये निकाल लेंगे ना, तो ये आएगा 4.4 ग्राम अपॉन में 44 इज इक्वल टू 0.1 मोल के बराबर है, ठीक है। इसको याद कर सकते हैं, या सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकल के क्या आया? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास अपॉन में मोलर मास क्या आया? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। तो गिवन मास क्वेश्चन में गिवन है 4.4 ग्राम, और मोलर मास अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था 44 ग्राम। तो 4.4 ग्राम अपॉन में 44 ग्राम पर मोल आया आंसर 0.1 मोल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1 मोल में n पार्टिकल्स होते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स n पार्टिकल्स, मतलब n मॉलिक्यूल्स। देखो CO2 है ना, तो एक मोल में n पार्टिकल्स पाया जाएगा CO2 का। लेकिन एक पूछ रहा है क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने का। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 है, तो एक मोल में कितना होगा? तो टोटल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑक्सीजन का एटम्स निकालेगा अगर, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हैं? 2 ऑक्सीजन एटम्स है, ठीक है। देन अगर एक मोल में 2 इंटू 6 है, तो 0.1 में कितने हैं? तो इसमें 0.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻22 ऑक्सीजन एटम्स। ये हमारा आंसर रहेगा। इसको आप देख लेंगे। कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो वीडियो आप बैक करके समझ सकते हैं, रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। अब परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कंपाउंड है CuSO4.5H2 है ना, ब्लू विट्रॉल इसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट है, क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में पूछे कॉपर कितना है भैया,
कॉपर का कंपोजिशन कितना परसेंट होता है, सल्फर का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है। तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ी परसेंटेज कंपोजिशन की। इधर देखते हैं, जैसे अगर एक एलिमेंट किसी कंपाउंड में उसका मास परसेंट कितना है हमको निकालना है, तो हमको क्या पता होना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। अगर मोलर मास ऑफ द कंपाउंड हमको पता है होगा, तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट का मास ऊपर रखेंगे और मोलर मास ऑफ द कंपाउंड से अगर डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। जैसे CuSO4.5H2O था पीछे, इसमें पूछेगा अगर कि कॉपर का परसेंटेज कितना है, तो सबसे पहले हमको CuSO4.5H2O का मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो इसमें कॉपर का एटॉमिक मास, सल्फर का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, प्लस H2O का होता है 18 इंटू 5, ये सबका सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 249.5। ये मोलर मास इस कंपाउंड का आ गया। और इसमें मास परसेंट, कॉपर का मास कितना है उसको अगर रख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉपर 25.4545 मतलब 25.45% कॉपर है, ये निकल के आ जाएगा। जैसे पूछेगा कि 500 नंबर का एग्जाम हुआ, 500 नंबर का एग्जाम हुआ, आपने 400 पाया, लेकिन ये बताइए इंग्लिश का परसेंटेज कितना था। तो आपको लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में आप 83 पाए हैं तो 500 83 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100। तो इससे क्या पता चलेगा कि आपने इंग्लिश में इतना परसेंट स्कोर किया। ऐसे ही टोटल नंबर ये है इसका मोलर मास, और इसमें कॉपर का परसेंटेज कितना है। फिर पूछेगा सल्फर का कितना है, तो 32 रख देंगे। फिर पूछेगा ऑक्सीजन का कितना है, तो 5 टोटल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है ना, तो ऑक्सीजन का 5 से करेंगे, ऐसे ऐसे करके। फिर पूछेगा हाइड्रोजन का कितना है, तो हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 10, 5 टू 10, तो 10, तो हाइड्रोजन का निकल के आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका कंपोजिशन है इसमें, ऑक्सीजन का। 57.72% ऑक्सीजन है कॉपर सल्फेट में। बात समझ में आया। ऐसे ही कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन अमोनिया। ऐसे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट द मास परसेंट, इस क्वेश्चन में है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन अमोनिया। अमोनिया NH3 है, इसमें सारे एलिमेंट्स का मास परसेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अमोनिया का सबसे पहले मोलर मास निकालेंगे। तो N का होता है 14 ग्राम, और हाइड्रोजन कितने हैं, वो 3 है, और 1 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 ग्राम मोलर मास है। अब 17 में नाइट्रोजन का हिस्सा कितना है, 14 का इंटू 100। ऐसे ही 17 में हाइड्रोजन का हिस्सा कितना है, 3 इंटू 100। तो ये परसेंटेज आ जाएगा 82.35%, और इसका आएगा 17.65%। ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक एटम के अंदर जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, तो वेरियस एटम्स जो प्रेजेंट है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एटम्स इसमें प्रेजेंट है अलग अलग एलिमेंट्स के। तो इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, वो क्या कहलाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर कैसे आएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। ये क्या आया, CH2O। ये जो फॉर्मूला बन के आया, ये क्या कहलाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। और मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जब एग्जैक्ट एटम्स की बात होगी, जैसे C6H12O6, तो ये क्या कहलाएगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला। एक टर्म आता है मॉलिकुलर फॉर्मूला, क्या होता है, N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। जब इंपेरिकल फॉर्मूला में N से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिकुलर फॉर्मूला आ जाता है। ये N क्या है, N जो है मोलर मास अपॉन में इंपेरिकल फार्मूला का मास। जो हमारा इंपेरिकल फार्मूला का मास, जैसे ग्लूकोज का मास 180 होता है मोलर मास, और इंपेरिकल फार्मूला का मास ये है 12 प्लस 2 प्लस 16, ये कितना आया 16 और 14 30। तो अगर 30 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 3 6 18, तो 6 आया, तो n की वैल्यू 6 आ गया। तो अगर इस इंपेरिकल फॉर्मूला में 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये वापस आ जाएगा, इसीलिए n ऐसे बनाया गया है। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन है जिसमें गिवन है H 4.07%, Cl 71.65%, C 24.27%।
फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला एंड केमिकल फॉर्मूला। क्या करना है, क्या करना है, अलग अलग एलिमेंट्स का परसेंटेज दे रखा है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो भी परसेंट दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो एच दिया 4.07%, इसको हमने लिखेगा, हम लोग लिख देंगे एच को 4.07 ग्राम, क्लोरीन को लिख देंगे, कार्बन को लिखेंगे 4.27 ग्राम, क्लोरीन को लिखेंगे 7.65 ग्राम। ठीक है, अब ग्राम्स को दूसरा स्टेप होता है कि मोल्स में कन्वर्ट करा जाए, और मोल्स में कन्वर्ट करने का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट। तो गिवन वेट गिवन है 4.07 और हाइड्रोजन का मोलर वेट 1, तो आएगा 4। ऐसे ही कार्बन का 24 अपॉन में इसका मोलर वेट आएगा 2। ऐसे ही क्लोरीन का 35.5 होता है। ठीक है, गिवन वेट को पे इसमें है 71.65 और मोलर वेट होता है 35.545, तो आएगा सॉल्व करने पे 2। ठीक है, आप लोग ये चीज देख सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स आता है, तो तीसरा स्टेप है कि जो सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल आया उसका एक एक बार तीनों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आया, एक बार जो हमारा 4 आया था उसमें 2 से डिवाइड किया, एक बार 2 में 2 से डिवाइड किया और एक बार 2। अब ये जो नंबर आया है ये हाइड्रोजन का है, ये वाला जो नंबर है कार्बन का है, और ये वाला जो नंबर था क्लोरीन का है। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन का है नंबर ऑफ मोल्स, ये कार्बन का है, ये क्लोरीन का है। तो जिसका जैसे था वैसे रखेंगे। अब उसके बाद ये जो वैल्यू आई सबसे सिंपलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करने के बाद इसको उस रिस्पेक्टिव एलिमेंट के एटम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला मिल के आएगा सी का 2, एच का 2 और Cl का 1, क्योंकि सी का 2 है। ठीक है, ये हमारा जो वैल्यू आया है। ठीक है, सॉरी सी का 1 है, सी का 1 आया है, 2 नहीं आया है। हाँ, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सी का 1 आया है, एच का 2 आया है और Cl का 1 आया है। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आया CH2Cl। ये कौन सा फॉर्मूला कहलाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब हमको पता है क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि टोटल मास कितना है। ठीक है, अगर हमको टोटल मास क्वेश्चन में गिवन होता, जैसे 98.96 इस कंपाउंड का मोलर मास क्वेश्चन में गिवन था, 98 पॉइंट लिखा गया नहीं है क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे, तो 98.96 98.96 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है मोलर मास कंपाउंड का। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग इंपेरिकल फार्मूला मास ये जो आया है CH2Cl इसका कैलकुलेट करें, तो C का 12, H2 का 2 और Cl का 35.5, तो ये आएगा 49.48। ये 49.48 से अगर डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 2। तो n की वैल्यू जब 2 आ जाएगी तो ये 2 का इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे कंपाउंड का मॉलिकुलर फार्मूला भी निकल के आ जाएगा। तो मॉलिकुलर फार्मूला निकल के आएगा C2H4Cl2। ठीक है, तो ये हमारे कंपाउंड का मॉलिकुलर फार्मूला है। ऐसे हम लोग मॉलिकुलर फार्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, ये जैसे कंपाउंड है, ये जैसे कंपाउंड था, अभी हमने क्या किया था, परसेंटेज कंपोजिशन दिया था 4%, 24%, एक वही पिछला वाला क्वेश्चन ही है, 4%, 24%, 71%। हमने क्या किया था, हर एक एलिमेंट का मोलर मास लिखा, सबका मोलर मास लिखा, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, मोलर मास को इससे डिवाइड किया, तो परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन में मोलर मास किया, एक वैल्यू आई। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स आया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया हमने, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। अब जो सबसे छोटा वाला नंबर ऑफ मोल्स था उसका सब में एक एक बार डिवाइड किया। देखिए सबसे छोटे वाले को 4 में किया, सबसे छोटे वाले को 2 में किया, फिर सबसे, तो एक रेशियो आया, सिंपल होल नंबर रेशियो आया 2:1:1। इस 2 को H का था तो H में मल्टीप्लाई कर दिया, C का था तो C में कर दिया, Cl का Cl में कर दिया, तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया था CH2Cl। आपको बात समझ में अब आ गया होगा इस टेबल से क्लियर। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। A balanced chemical equation has the same number of atoms of each element on both side of the equation। हमको अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाना है तो हमको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी काम करने से पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, रिएक्शन देखेंगे उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं, तो रिएक्शन बैलेंसिंग आपको आती है। आगे चलते हैं, स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री क्या होती है,
स्टोइकियोमेट्री जो होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में क्या चीजें मात्राओं का मेजरमेंट करते हैं, कब कितना मोल लगा, कितना वॉल्यूम लगा, कितना ग्राम लगा। तो क्वांटिटेटिव जब एनालिसिस करेंगे केमिकल रिएक्शन का तो उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट और स्टोइकियो मतलब होता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मेजरमेंट करते हैं जब हम लोग क्वांटिटेटिव, तो इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। जैसे CH4 कंबस्शन कराया, CH4 में 2A2 का रिएक्शन है तो बना है CO2 प्लस 2H2O, बना है CO2 प्लस 2H2O। मीथेन का कंबस्शन कराया है, CO2 प्लस 2O2 बिकम्स CO2 प्लस 2H2O। तो यहाँ ये जो होता है वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। ठीक है, इसको इसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो सामने जो बगल में वैल्यू लिखी हुई है, जैसे O2 के बगल में ये 2 लिखी हुई है, इसको बोलेंगे हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये 1 लिखा हुआ है, ये 1। इसको समझते कैसे, देखिए एक CH4 के लिए इसको 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 फिर से देखते हैं हम लोग। एक CH4 के लिए यहाँ CH4 कितना है 1 मोल। इसको देखिए ये ऑक्सीजन कितना है 2 मोल। यहाँ पे CO2 कितना है 1 मोल। और यहाँ पे कितना है 2 मोल। तो मतलब एक CH4 को कंबस्शन कराने के लिए हमको 2 मोल O2 की जरूरत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है 1 मोल और जो वाटर बन रहा है वो बन रहा है 2 मोल। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए 2 मॉलिक्यूल चाहिए। एक मॉलिक्यूल बन रहा है CO2 का और 2 मॉलिक्यूल बन रहा है H2O का। अब हम लोग जानते हैं मोल जो होता है उसके मोलर मास के बराबर होता है। किसी भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का जो मोल होता है वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। CH4 का मोलर मास होता है 16 ग्राम। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो है O2 मॉलिक्यूल का वेट होता है 22 ग्राम, लेकिन 2 मॉलिक्यूल लग रहा है तो 2 इंटू 32, 32। CO2 होता है 44 ग्राम का, एक ही मॉलिक्यूल लग रहा है, और H2O होता है 2 मॉलिक्यूल लग रहा है, H2O होता है 18 ग्राम का। तो कुल मिला के हमको 16 ग्राम के मीथेन को जलाने के लिए 64 ग्राम चाहिए ऑक्सीजन। तो प्रोड्यूस होगा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम H2O। ये जोड़ेंगे 36 प्लस 44 तो ये बराबर हो जाएगा 64 प्लस 16 के, क्योंकि क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आप बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम लोग रिलेशन बनाएंगे। और एक चीज हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे कि जो एक मोल होता है, एक मोल जो होता है वो बराबर होता है Na के। Na की वैल्यू हम लोग याद कर लिए 6 इंटू 10⁻23। और एक मोल जो होता है मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर होता है। मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर होता है। और ये 22.4 लीटर भी होता है। अगर वॉल्यूम में बात करेंगे तो एक मोल हमेशा 22.4 लीटर होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP पे। STP का मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर और प्रेशर 1 atm। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है। अब अगर आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 48 ग्राम ऑफ मीथेन, 48 ग्राम मीथेन को जलाया जाए तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग यहाँ से ध्यान से देखते हैं, एक मीथेन गैस के लिए 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लग रहे हैं, एक CO2 निकल रहा है और 2 वाटर निकल रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसका मोलर मास होता है 16 ग्राम। इसका हो जाएगा पूरे का निकालेंगे तो हो जाएगा 64 ग्राम। ये CO2 हो जाएगा 44 ग्राम और ये वाटर हो जाएगा 18 टू जा 36 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं 16 ग्राम मीथेन के लिए 36 ग्राम वाटर लग रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 36 ऑफ। तो 1 ग्राम मीथेन कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 1 ग्राम प्रोड्यूस करेगा कितना 36 अपॉन में 16 करेगा ना। 1 ग्राम मीथेन will produce will produce will produce 36 अपॉन में 16 ग्राम ऑफ वाटर। तो 48 ग्राम कितना करेगा, तो 48 ग्राम करेगा 36 अपॉन में 16 इंटू 48, तो 108 ग्राम ऑफ वाटर। ये कैलकुलेशन हो जाएगा, इजी है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। 2 मोल कार्बन को जब हवा में जला रहा है तो कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं 1 मोल कार्बन C प्लस O2 बिकम CO2, तो 1 मोल 44 ग्राम बना रहा है, तो 2 मोल कितना बनाएगा 88 ग्राम। 1 मोल ये 1 है ना, C प्लस O2, 1 C प्लस O2 बिकम CO2। CO2 का वेट कितना होता है 44, तो 1 मोल 44 बना रहा है, तो 2 मोल कितना बनाएगा 2 इंटू 44, तो 88 ग्राम ऑफ CO2। ये तो इजी था, इसको आप देख सकते हैं। अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे, लिमिटिंग रिएजेंट पे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? देखिए एक रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी बिकम C। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक A है, एक B लग रहा है, तो एक C बना रहा है। अगर मैं कहूं कि नहीं मैं इसको 50 ग्राम दूंगा और मैं इसको आपको, या फिर मैं इसको आपको 2 लीटर दूंगा, 2 लीटर दूंगा, ये गैस है तो, और इसको 1 ही लीटर दूंगा, तो C कितना बनेगा? भाई हम देख रहे हैं कि एक के लिए एक लग रहा है तो एक बन रहा है, तो आप 2 लीटर देंगे तो ये भी तो 2 लीटर चाहिए। जैसे आपको देखिए, आपको कोई दे दिया एक बाल्टी दाल और छोटा सा एक कटोरी चावल, तो पहले खाना खाएंगे तो कौन खत्म हो जाएगा? आपकी दाल खत्म हो जाएगी। तो दाल खत्म हो जाएगी तो आप कितना खा रहे हैं ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? दाल पे ना, चावल पे ना। देखिए एक बाल्टी दाल है, इतना बड़ा दाल है, और चावल छोटी सी कटोरी में आप खाना खा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या खत्म होगा? चावल खत्म हो गया, तो दाल थोड़ी बैठ के पियेंगे बाल्टी का, खाना उठ के चले जाएंगे हम। तो हमारा रिएक्शन किस पे डिपेंड किया, हम कितना खाएं? जो कम अमाउंट में था, जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ में आ रहा है? तो द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो पहले ही खत्म हो जाए वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इसको निकालने का फायदा क्या है, कैसे? पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, फिर सबके मोल कैलकुलेट करते हैं, फिर रेशियो ऑफ मोल बैलेंस्ड इक्वेशन में देखते हैं कि कितना कितने रेशियो में चाहिए, और जिसके पास सबसे मिनिमम रेशियो रहेगा वही लिमिटिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए जैसे N2 और 3H2 2NH3 बना रहा है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, एक मोल नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन था, ये कहीं क्वेश्चन था छूट गया है, 50 kg गिवन था, 50 kg गिवन था N2, और 10 kg गिवन था H2। पूछ रहा था अमोनिया कितना बनेगा। ठीक है, अमोनिया कितना बनेगा, तो 50 किलो नाइट्रोजन गैस है और 10 किलो हाइड्रोजन गैस। हम लोग यहाँ देखते हैं, नाइट्रोजन का मोल कैसे निकलेगा, गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट, तो 50 kg अपॉन में 28 ग्राम। एक नाइट्रोजन का 14 होता है, दो का 28 हो जाएगा, तो 50 kg अपॉन में 28 ग्राम, ये हमारा इतने मोल आ गया निकल के। ठीक है, अब ग्राम को फिर केजी में करेंगे तब ये पावर आएगा। ऐसे ही मोल्स ऑफ H2 निकालेंगे, 10 kg दिया हुआ है, ये 4.96 इंटू समथिंग आ गया। ठीक, इसको देखते, अब देखिए हमारे पास रेशियो क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए, मतलब इसका 3 गुना हाइड्रोजन चाहिए, चाहिए ना। लेकिन 50 kg नाइट्रोजन अगर दिया है, 50 kg, तो 50 kg का नंबर ऑफ मोल्स कितना है यार, 17 इंटू 10⁻²। और मोल्स ऑफ H2 कितना है 4, मतलब लगभग 5 इंटू 10⁻3। तो क्या ये इसका 3 गुना है? बात समझ में आ रहा है? मोल जो है हमको 3 गुना चाहिए था, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए था, 1 मोल का 3 गुना। तो क्या ये 17 का ये 3 गुना है? नहीं है। 17 का ये 3 गुना नहीं है। इसका अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू कम रह जाएगी, तो कम कौन हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, सो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। नहीं तो सीधा सीधा रेशियो निकालते, जो नंबर ऑफ मोल्स आया है नाइट्रोजन का उसके अपॉन में इसका 1, और इसका ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो नंबर है उसके अपॉन में ये,
अगर सॉल्व करेंगे जो वैल्यू कम आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट। कम कौन है? हाइड्रोजन। जो कम आया वो लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसे ही पहचानते हैं। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, मोल्स निकाला, गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट, गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट। फिर हमने क्या किया, जो नंबर ऑफ मोल आया है और इसका जो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल रिएक्शन में है, यहाँ पे 1 है, ये वाला 1 है। ऐसे ही जो नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन का है, इसका एक्चुअल नंबर ऑफ मोल जो 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको रखा और रेशियो को निकाल के हमने कैलकुलेट किया, देखा जो वैल्यू कम है वो क्या होगी, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब अमोनिया कितना बनेगा, ये H2 बताएगा। तो N2 प्लस 3H2 बिकम्स 2NH3। अब N2 लिमिटिंग है नहीं, हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा लिमिटिंग पे, तो ये लिमिटिंग था 10 kg दिया था, तो 3H2 2NH3 बना रहा है। अब यहाँ से रिलेशन देखते हैं, NH3 का वेट होता है 17 इंटू 2 34 ग्राम, तो हम लोग देख रहे हैं, और H2 होता है 6 ग्राम, तो 6 ग्राम जो बना रहा है 34 ग्राम बना रहा है, तो 10 किलो कितना बनाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ देखो 3 मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ NH3, मतलब देयरफॉर 4.96 इंटू 10 टू पावर 3 मोल्स ऑफ H2, इतना में H2 गिवन था क्योंकि 10 kg को हमने मोल्स में कन्वर्ट किया था पीछे। यहाँ देखिए, तो 4.96 इंटू 10 टू पावर 3 मोल्स ऑफ H2 विल प्रोड्यूस 4.96 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन में 3 मोल, ये H2 का था, इनटू 2 मोल ऑफ NH3, क्योंकि 3 मोल H2 2 मोल अमोनिया बना रहा है, तो 4.96 मोल बनाएगा, 4.96 अपॉन में 3 इंटू 2 मोल ऑफ NH3, तो कुल मिला के 3.30 इंटू 10 टू पावर 3 मोल ऑफ NH3 बनाएगा। अब इस मोल को हम लोग वेट में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है और मोलर वेट से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ मोल में अगर मोलर वेट क्या होता है 17 ग्राम पर मोल होता है अमोनिया का, मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास 56.1 kg आंसर आ चुका है। आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड in the laboratory by treating manganese dioxide MnO2 with aqueous hydrochloric acid according to the reaction। दिया है 4HCl aqueous जो है रिएक्ट कर रहा है MnO2 सॉलिड के साथ, तो बना रहा है 2H2O लिक्विड, MnCl2 aqueous और Cl2। क्वेश्चन पूछ रहा है इस रिएक्शन के हिसाब से हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड इफ 10.95 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट्स विथ 8.7 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो पूछ रहा है कि क्लोरीन बताइए कि ग्राम में कितना प्रोड्यूस हुआ अगर HCl जो है 10.95 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 8.7 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड से। तो सबसे पहले सबका नंबर ऑफ मोल्स देख लेते हैं। क्या करेंगे, गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, 0.3 मोल हमको दिया हुआ है HCl। ऐसे ही MnO2 का मोल्स निकालेंगे, MnO2 का मोलर मास हो जाएगा 87, MnO2 का मोलर मास 87 और गिवन है 8.7, तो ये दिया है 0.1 मोल। अब हम लोग देख रहे हैं कि 1 मोल MnO2 को खत्म करने के लिए 4 मोल HCl लग रहा है, 1 मोल MnO2 को खत्म करने के लिए 4 मोल HCl लग रहा है, तो 0.1 मोल को खत्म करने के लिए 0.4 मोल चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है 0.3 मोल, तो क्या है लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, HCl, क्योंकि ये HCl कम है तो HCl जो है लिमिटिंग हो गया, या हम अपने मेथड से निकाल सकते हैं HCl 0.3 अपॉन में इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और 0.1 अपॉन में MnO2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कम आया वो लिमिटिंग रिएजेंट, ये कम आया वैल्यू ये लिमिटिंग रिएजेंट, तो HCl जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं, सिंस 4 मोल ऑफ HCl प्रोड्यूसेज 1 मोल ऑफ Cl2, ये पहले ही हमने देखा था, तो 0.3 मोल ऑफ HCl विल प्रोड्यूस, तो 1/4 इंटू 0.3, तो आ जाएगा आंसर 0.075 मोल ऑफ Cl2, इतना मोल Cl2 आएगा। तो अगर जब हम क्लोरीन का मोल निकाल लेंगे कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका वेट भी निकाल लेंगे, कैसे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन में
मोलर वेट, इससे हम लोग निकाल लेंगे। मोलर वेट Cl2 का रखेंगे 71, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया है, इससे गिवन वेट हमारा निकल जाएगा। तो कितना ग्राम Cl2 प्रोड्यूस हो रहा है? 5.325 ग्राम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है। और सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, और सोल्यूशन में एग्जिस्ट इन एनी फेज। सोल्यूशन जरूरी नहीं कि लिक्विड ही होगा, सोल्यूशन सॉलिड का हो सकता है, सोल्यूशन लिक्विड का हो सकता है, सोल्यूशन गैसियस हो सकता है, ठीक है। अलग अलग सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जिसमें मिलाया जाए, और सॉल्यूट मतलब जिसको मिलाया जाए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट को सब्सटेंस टू बी डिजॉल्व्ड, सॉल्वेंट को बोलते हैं सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स अदर सब्सटेंसेज। सॉल्यूट इज यूजुअली प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट देन द सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको सॉल्यूट कहते हैं। ये एक सॉल्यूट का दूसरा डेफिनेशन हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे कॉफी प्लस वाटर क्या बना? कॉफी, जो ड्रिंकिंग कॉफी बना, लिक्विड सोल्यूशन बना। सॉल्ट सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्टी वाटर सोल्यूशन बना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना, ठीक है। अब कंसंट्रेशन को हम कैसे बताएंगे? कंसंट्रेशन क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन, मतलब ये बताता है कि एक सर्टेन सोल्यूशन में सॉल्यूट कितना ज्यादा प्रेजेंट है या कितना कम प्रेजेंट है। ये किसके माध्यम से पता चलेगा? कंसंट्रेशन के माध्यम से। कंसंट्रेशन हम लोग मास परसेंट में निकाल सकते हैं, ठीक है। वेट बाई वॉल्यूम परसेंट में निकाल सकते हैं, परसेंट W/V जिसको बोलते हैं। परसेंटेज V/V में निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, मोलैरिटी में निकाल सकते हैं, मोलैलिटी में निकाल सकते हैं। मास परसेंट की बात करते हैं। मास परसेंट क्या होता है? टोटल सोल्यूशन का मास कितना है, उसमें सॉल्यूट कितने मास में प्रेजेंट है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। जैसे अगर आपको गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन गिवन है 5% 5% 5% शुगर सोल्यूशन या ग्लूकोज सोल्यूशन लिखते हैं, ग्लूकोज सोल्यूशन 5% ग्लूकोज सोल्यूशन बाई मास अगर आपको गिवन है, तो इसका मतलब क्या? 5% ग्लूकोज सोल्यूशन बाई मास अगर आपको गिवन है, इसका मतलब कि कोई चीज अगर 100 ग्राम है, पूरा सोल्यूशन हमारा 100 ग्राम है, तो उसका 5% मतलब 5 ग्राम क्या है? ग्लूकोज है। 5 ग्राम क्या है? ग्लूकोज है। और बचा कितना? 95 ग्राम क्या है? वाटर है। 95 ग्राम क्या है? वाटर है। तो मास परसेंट ये कहना चाह रहा है। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, और solution is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of water. Calculate the mass percent of the solute. मतलब कहना चाह रहा है कि जो मास ऑफ ए है, जो कंपोनेंट है वो 2 ग्राम है, और वो 18 ग्राम वाटर में मिलाया गया है, तो वाटर का मास दिया गया 18 ग्राम, तो टोटल सोल्यूशन का मास कितना आया? 2 ग्राम सॉल्यूट प्लस 18 ग्राम सॉल्वेंट, 20 ग्राम। तो पूछेगा कि मास परसेंट बताइए, तो मास परसेंट कितना? 2 सॉल्यूट का हिस्सा अपॉन में टोटल हिस्सा कितना? 20 इंटू 100, तो आ जाएगा 10%, ठीक है। अब अगला टर्म है मोल फ्रैक्शन। इससे पहले हम लोग एक और टर्म पढ़ लेते हैं, एक दो और टर्म। अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए 5% W/V solution of ग्लूकोज, इसका मतलब ये होता है, उस केस में था मास परसेंट। मास परसेंट होता है, जो मास परसेंट जो होता है उसको बोलते हैं परसेंट मास परसेंट जो होता है उसको बोलते हैं परसेंट W/W। मतलब इसमें सॉल्यूट का भी वेट होता है, और जो नीचे जो सॉल्यूशन होता है उसको भी वेट ही लेते हैं, दोनों का वेट लेते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, परसेंट W/V के केस में क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है ये होता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, और जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट का क्या दिया होता है? मास दिया होता है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे गिवन है 5% W/V सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब क्या कह रहा है कि 5 ग्राम है 100 ml H2O में, ठीक है। तो 5 ग्राम प्रेजेंट है ग्लूकोज 100 ml H2O में। अगर यही चीज आपको दे दे 5% V/V,
सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल एथेनॉल का 5% V बाई वी सोल्यूशन दे दे, तो ऊपर भी V नीचे भी V, इसका मतलब कहना ये चाह रहा है कि 5 ml प्रेजेंट है, 5 ml प्रेजेंट है सॉल्यूट, 5 ml सॉल्यूट, मतलब कौन सा सॉल्यूट, क्या इथेनॉल, 5 ml सॉल्यूट इन 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 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ऑफ सोल्यूशन 100 ml सोल्यूशन में, इसका मतलब 95 ml क्या है, 95 ml क्या है, वाटर है, 95 ml क्या है, वाटर है, और 5 ml क्या है। तो इससे इन चीजों को हमको समझ लेना है, ये परसेंटेज टर्म्स है। अब पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ये बताता है, जैसे फ्रैक्शन हम लोग निकालते हैं, जैसे एक आम को 3 लोगों में बांटना है, तो एक को कितना पड़ा, तो क्या बोलेंगे, एक आम को 3 लोगों में बांटना है तो इसका 3 टुकड़ा करेंगे, तो एक को कितना पड़ा 1/3, तो ये क्या हुआ, इट इज द रेशियो ऑफ, एक आदमी को कितना पड़ा अपन में, टोटल हिस्सा कितना था। यही मोल फ्रैक्शन होता है कि अगर मोल फ्रैक्शन मतलब एक सॉल्यूशन बनाया गया है, इसमें एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना है अपॉन में टोटल ए प्लस बी का हिस्सा कितना था, मोल्स के टर्म्स में बात करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसी भी कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ये मोल फ्रैक्शन होता है। जैसे एक्स से होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर हमको निकालना है तो हम लोग लिखेंगे कि उस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन है इसमें ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, तो सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना चाहें तो हमको सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स की, सॉल्वेंट का मोल कितना है प्लस सॉल्यूट का मोल कितना है। अगर हमको निकालना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज यूनिटी। जैसे आम का भी हम 3 हिस्सा किए थे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसको जोड़ेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर सारे मोल फ्रैक्शंस जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है उनका सम कर दिया जाए तो वो यूनिटी के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। आगे करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। इफ 4 moles of alcohol and 6 moles of water are mixed, then calculate mole fraction of each component। 4 मोल अल्कोहल और 6 मोल वाटर एक साथ मिलाया जाए तो दोनों कंपोनेंट का अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकाल के बताइए। तो गिवन क्या है, 4 मोल अल्कोहल है और 6 मोल वाटर है, तो पहले हम लोग अल्कोहल का निकालेंगे, तो 4 अपॉन में 4 प्लस 6 करेंगे तो 4 बटा में 10, मतलब 4/10, तो 0.4 आंसर आएगा। और ये एक्स डब्ल्यू अगर करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 6 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स 10, तो आंसर आएगा 0.6। मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल, ठीक है। अब आते हैं मोलरिटी। जब हमको बात करें कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, कैपिटल एम। तो मोलरिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितना प्रेजेंट है, और इसकी जो यूनिट होती है मोल पर लीटर होती है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को मोल में नापते हैं, वॉल्यूम को लीटर में नापते हैं, तो मोल पर लीटर। अगर मैं इसको लगाना चाहूंगा एमएल में, अगर आपको एमएल में निकालना है तो मोलरिटी आएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन एमएल इनटू 1000। अगर वॉल्यूम एमएल में दिया है उस केस में मोलरिटी ऐसे निकलता है। मोलरिटी का यूनिट या तो मोलर हो सकता है, मोलरिटी का यूनिट या तो मोलर हो सकता है या तो मोल पर लीटर हो सकता है, ठीक है। अब अगर किसी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V1 है और इसकी मोलरिटी M1 है, अगर इसमें वाटर हम ऐड करते हैं तो इसकी मोलरिटी कितनी होगी,
इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये डाइल्यूशन के केस में काम करेगा। या तो सोल्यूशन में क्या किए, पानी ऐड कर दिए, तो उस सोल्यूशन की मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ा, अगर ऐसा कुछ पूछे तो ये रिलेशन हम लोग लगा सकते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH prepared by dissolving 4 gram of NaOH 4 gram of NaOH in enough water to form 250 ml of solution। कहना चाह रहा है कि मोलरिटी निकालिए, 4 ग्राम NaOH दिया हुआ है, 4 ग्राम्स ऑफ NaOH इज गिवन, और वाटर हमको वॉल्यूम गिवन है कितना, 250 ml। तो अभी हमने देखा ml वाला फॉर्मूला मोलरिटी का, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। ठीक है, 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स हमको पता नहीं है डायरेक्टली, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट। गिवन वेट क्वेश्चन में 4 ग्राम दिया हुआ है, और NaOH का होता है 40 ग्राम पर मोल। NaOH का मोलर मास निकालेंगे, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ये आ जाएगा 40। तो 4/40 करेंगे तो ये आएगा 0.1 मोल। अब ये मोलरिटी को इस फॉर्मूले में, जो नंबर ऑफ मोल आया है, इसको मोलरिटी के फॉर्मूले में यहाँ पे रखेंगे, 0.1 अपॉन में ये लिखा हुआ है 0.25। 1000 से अगर 250 लिख के 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर है ये आ जाएगा 0.4 मोल पर लीटर या मोलर। ओके, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन। मोलर मास ऑफ CH3COONA इज 82 ग्राम पर मोल। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉल्यूम, मोलरिटी सोल्यूशन की दी हुई है, और वॉल्यूम दिया हुआ है 0.5 लीटर। ठीक है, अब हमको पता है मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोलरिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COONA हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब लेकिन ये पूछ क्या रहा था, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट पूछ रहा था, तो क्योंकि मोलरिटी और मास का रिलेशन होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट। गिवन वेट हमको पता नहीं था, यही निकालना है। मोलरिटी हम निकाल चुके हैं 0.1875, और मोलर वेट जो होता है CH3COONA का ऑलरेडी गिवन है 82। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 15.375 ग्राम। ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला, मोलरिटी की जरूरत क्यों पड़ी, क्या होता है कि मोलरिटी जो होता है, मोलरिटी क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, एक आइडियल गैस इक्वेशन से देखते हैं, PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन होता है। यहाँ से दिख रहा है कि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो मोलरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आया तो मोलरिटी के डाटा में वेरी कर जाता था, इसलिए हमको जरूरत पड़ी मोलरिटी की, ताकि टेम्परेचर कम ज़्यादा हो। एक ही लैब है, अगर ठंडी के दिनों में डाटा ले रहे हैं और गर्मी के दिन में डाटा ले रहे हैं तो मोलरिटी का डाटा अलग अलग आएगा, लेकिन मोलरिटी का डाटा सेम आएगा, क्योंकि मोलरिटी की टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है, इसीलिए मोलरिटी हमको लेना पड़ा। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसको छोटे m से दिखाते हैं, स्मॉल m से, और मोलरिटी मोल पर केजी में होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हुआ करता था मोलरिटी के केस में, मोलरिटी के केस में होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड CH3COOH in 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। मोलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड is already provided here. So moles of solute CH3COOH, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास। गिवन वेट क्वेश्चन में गिवन है 2.5, मोलर वेट ऑलरेडी गिवन है 60। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल लिए एथेनोइक एसिड का। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब हमको बताया गया है क्वेश्चन में इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर नहीं हो रहा है
तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये 0.0417 ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अपॉन में ग्राम में ही हम लोग लिखेंगे 50 ग्राम जो दिया था और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब तो भी हमारा आंसर वही आएगा 0.834 मोलल। ठीक है, ये रहा। एक और क्वेश्चन लगाते हैं। The density of 3 molar solution of NaCl is 1.25 ग्राम पर ml. Calculate the molality of the solution. आपको दी हुई है डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml और मोलैरिटी दी हुई है और मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी के लिए हमको चाहिए होता है नंबर ऑफ मोल्स और मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट दो चीज चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स भी हमको नहीं पता है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं पता है, इसी को खोजने हम लोग निकलेंगे। ठीक है, तो पहला क्या किया है, अगर हम लोग ले लेते हैं मोलैरिटी गिवन है ना, तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मोलैरिटी गिवन है और वॉल्यूम को हमने एज्यूम कर लिया 1 लीटर, तो वॉल्यूम 1 लीटर है और मोलैरिटी 3 मोलर गिवन है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे, मोलैरिटी के जगह पे 3 रखेंगे और वॉल्यूम की जगह पे 1 रखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 3 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 3 मोल। अब हम NaCl का मोलर मास जानते हैं, 1 मोल NaCl का जो मोलर मास होता है सोडियम का 23 प्लस Cl का 35.5, इसको ऐड करने पे आएगा 58.5। तो 3 मोल NaCl का जो मास होगा वो 3 इंटू 58.5 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू 175.5 ग्राम। तो ये इतना मास ऑफ NaCl हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट हमको पता चल गया, लेकिन हमको पता चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फिर डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है 1.25 और डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने सॉल्यूशन का लिया है 1 लीटर और डेंसिटी गिवन है 1.25। 1 लीटर को ग्राम में करते हैं, 1 लीटर को ml में करते हैं 1000 ml। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा 1250 ग्राम्स आंसर आ जाएगा। तो मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में था इसलिए हमने लीटर को मिलीलीटर में चेंज किया। तो हमारा जो मास था वो आ गया 1250 ग्राम। ये 1250 ग्राम क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन आया है, क्योंकि क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है, मास ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है और जो सॉल्यूशन का मास होगा वो सोल्यूट के मास और सॉल्वेंट के मास के सम के बराबर होगा। तो सॉल्यूशन का मास यहाँ पे 1250 ग्राम हमने निकाल लिया है, मास ऑफ सोल्यूट हमने 175.5 ग्राम हमने निकाल लिया था। अब क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 1074.5 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अब मोलैलिटी हम लोग रख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए थे 3 और मास ऑफ सॉल्वेंट आया है 1074.5 ग्राम। इनटू केजी में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 2.79 मोलल। ओके, अब एक दो टर्म है, ये चैप्टर हो चुका है। एक टर्म आएगा आपको ppm, पार्ट्स पर मिलियन। अगर आपको ppm बोलेगा कोई चीज 30 ppm है, तो कहने का मतलब ये है कि 30 पार्ट है किसी चीज का, 30 पार्ट है 10 टू द पावर 6 पार्ट्स में। 1 मिलियन पार्ट्स में कोई चीज 30 पार्ट है। जैसे बोलेगा कि 30 ppm बाई मास, 30 ppm बाई मास कोई चीज है, इसका मतलब कि कोई चीज 10 टू द पावर 6 ग्राम है, जिसमें से 30 ग्राम वो सॉल्यूट है। ठीक है, वो सॉल्यूट है। ऐसे आपके पास ppm ये टर्म आएगा। ठीक है, अगर बोल दे 30 ppm बाई वॉल्यूम है तो भी आप समझ जाएंगे कि 30 ml है 10 टू पावर 6 ml में। ठीक है ना, ये ppm टर्म आपको आएगा पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कोई चीज कितनी है, सॉल्यूट कितना है, ये ppm में नापा जाता है। ठीक है।